जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंट में ही आपका हिस्ट्री का एनुअल दैट मींस की फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022-23 के लिए, जिसमें 11th क्लास के जो मॉर्निंग के बच्चे हैं इनका पेपर है 28 फरवरी को और इवनिंग के जो बच्चे हैं इनका पेपर है 1 मार्च को। तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही डेट्स के आपके फाइनल एग्जाम के लिए, हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम के लिए एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले। जी हाँ बच्चों, ये जो पेपर रहेगा इससे मैं आपको लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी। वैसे तो एक सैंपल पेपर आपका जो डीओ ने ऑफिशियल दिया वो मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि सर जी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए हम एक और सैंपल पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। ठीक है, और ये जो पेपर रहेगा इसे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी में तो समझा ही दूंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर दिखिएगा, इससे आपकी तैयारी आपकी हिस्ट्री के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें अपना पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा। तो टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी बच्चों आपकी, और टोटल पेपर की वेटेज रहेगी आपकी 80 मार्क्स की। अब पेपर जो है बच्चों वो आपका 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ABCD और E। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 34। ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, खंड ए में जो है ये आपके टोटल 21 MCQ आएंगे। ठीक है, और खंड बी में आपके टोटल 22 से 27 जो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3-3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में खंड सी में जो है वो 28 से लेकर 30 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, दैट मींस की 8 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, और तीनों में ही चॉइस होगी। फिर खंड डी रहेगा आपका 31 से 33, ये स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे बच्चों, 4-4 नंबर के। उसके बाद में खंड ए में आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा, 34वां मानचित्र पर आधारित 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें 3 नंबर में अंकित करना होगा और 2 नंबर में अंकित क्या आएगा आपको पहचानना होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पेपर को हम 2 पार्ट में समझेंगे। ठीक है, आज की ये वाली जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आपके जो टोटल आपके 21 MCQ हैं इसके बारे में, और साथ ही 3 नंबर के आपके जो 6 क्वेश्चन है। अब इन 6 में बच्चों आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस भी मिलने वाली, याद रखिएगा 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 है यहां तक हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी के बचते हैं आपके 8 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और ये 5 नंबर वाला। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जिसे हम पार्ट 2 कहते हैं। तो पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे देंगे। ठीक है, आप वहां से जाके उसे जरूर देखना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे बिना देरी करते हुए। ऑलरेडी हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को इजीली यहां से समझ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले आएगा हमारा सेक्शन नंबर ए। चलिए देखो, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है ये खंड आ रहेगा, इसमें 1 अंकीय प्रश्न होने वाले। अब आप सभी बच्चे से एक चीज कहना चाहूंगा कि टोटल अभी हम खंड ए में जो है वो 21 करेंगे MCQ। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप MCQ क्वेश्चन का आंसर या तो अपने मन में खुद दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन एट द एंड वीडियो के एंड में आप सब मुझे जरूर बताना कि 21 में से आपने टोटल कितने MCQ क्वेश्चन का आंसर राइट दिया। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे इंटरेक्ट है हमारे साथ में। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने बच्चों ये रहा, निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद में हमें सोचना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, देखिए पहला कथन दिया हुआ है बच्चों कि 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी जो मेसोपोटामिया था यहाँ पे बस्तियों का विकास होने लगा। बिल्कुल ठीक है ये तो। दूसरा ये है कि इन बस्तियों में कुछ ने तो प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था और कुछ तो यहाँ पे शहर बन चुकी थे। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे शहर भी कई तरह के थे, जैसे कि एक तो वो शहर थे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, और दूसरे वो थे जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। मतलब कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में ये जो बस्तियों का विकास हुआ इसके बारे में हमारे सामने ये चारों के चारों जो कथन दिए गए हैं बच्चों, ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, तो यानी कि पहला कथन कौन सा होगा हमारा राइट, ए वाला पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे अच्छे तरीके से समझ में। ओके, अब आपसे MCQ में अलग से पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में जो बस्तियों का विकास था वो कब हुआ था दक्षिणी मेसोपोटामिया में, तो आप याद रखेंगे 5000 ईसा पूर्व में। ओके, अब इंग्लिश में इसी तरीके से देख लेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इस संबंध में आपके चारों ही स्टेटमेंट्स सही हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और बहुत बार आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त कथन की पहचान कीजिए, यानी कि हमें ये जो कथन यहाँ से इतना दिया गया है ये किसने कहा है, हमें ये पहचानना है। जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी कि
जापान को अपने एशियाई लक्षण जो है वो छोड़ देने चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बच जाना चाहिए। तो ये कथन किस इतिहासकार का कहना है? कोलुमेला का कहना है, फुकुजावा युकिची का कहना है, ऑगस्टस का कहना है, या फिर क्लीवलैंड का कहना है? देखो, कोलुमेला ने बेसिकली रोमन सभ्यता में जो दास प्रथा थी उसके बारे में बात कही थी। ऑगस्टस की अलग बात आ जाती है और क्लीवलैंड की अलग बात आ जाती है। ये जो कथन है बच्चों जापान के बारे में, ये कहा है फुकुजावा युकिची ने। किसने कहा है बच्चों? फुकुजावा युकिची ने। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहां से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द अबव स्टेटमेंट, जापान शुड थ्रो एशिया आउट ऑफ itself. That is, Japan should give up its Asian traits and become part of the West. That is Fukuzawa Yukichi statement. Okay. Now, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाता है बच्चों थर्ड। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी 10वां उपज का जो भाग था उसको लेने का अधिकार कह रहा था। ठीक है, अब ये जो अधिकार था ये क्या कहलाता था? टैली कहलाता था, फ्रायर, टीथ या फिर मॉन्क कहलाता था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे बच्चों? टीथ बोलते थे, जो कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक की जो उपज थी उसका 10वां भाग लेने के अधिकार को टीथ बोलते थे। ठीक है, फ्रायर हो गया, मॉन्क, टैली, ये अलग अलग वर्ड है। ओके, अब इंग्लिश में देख लेंगे। द चर्च हैड अ राइट टू कलेक्ट 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द कल्टिवेटर इन द इंटरनल ऑफ 1 ईयर व्हिच वाज कॉल्ड टीथ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बच्चों। तेमुजिन कौन था भाई? ये चंगेज खान का बेटा था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है चंगेज खान का बेटा कौन है? तेमुजिन है। तो तेमुजिन को चंगेज खान यानी कि मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित कब किया गया था? 1236 में, 26, 16 या फिर 6 में किया गया था? तो राइट आंसर है बच्चों इसका 1206 में किया गया था। ठीक है, व्हेन वाज तेमुजिन डिक्लेयर्ड चंगेज खान द सोवरेन रूलर ऑफ मंगोल्स? दैट इज 1206। ठीक है ना, 1206 इस तरीके से। आइए अब यहाँ पे और भी कुछ बातें आ गई हैं। अब कथन वाला हमारा क्वेश्चन आ गया, तो याद रखिएगा बच्चों, आपसे ये जो कथन पे विचार करने वाले क्वेश्चन है ना, 4 से 5 पूछे जाएंगे आपके पेपर में। 4 से 5, कम से कम 4 से 5। ठीक है, देखिए हमें विचार करना है। विचार क्या है कि लॉर्ड का अपना एक मेनर भवन होता था। बिल्कुल ठीक है भाई, उसका एक अपना मेनर भवन होता था जहां पे वह रहता था। वह गांव पर एक नियंत्रण भी रखता था। बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड का मेनर भवन भी है, साथ ही में वो गांव पर नियंत्रण भी रखता था। कुछ लॉर्ड एक नहीं बल्कि अनेक गांव के मालिक हुआ करते थे। किसी छोटी सी मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार भी रहा करते थे। एक मेनर की भवन, लॉर्ड के अपने भवन में तकरीबन दर्जन भर लोग रहते थे, या फिर जो 50 से 60 परिवार है वो भी रहा करते थे। तो मतलब लॉर्ड की मेनर के बारे में ये सारी की सारी बातें हमें यहाँ पे बिल्कुल सही बताई गई हैं, है ना? तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ना ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ रहा है। चलिए अब देखेंगे इंग्लिश में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे चारों की चारों स्टेटमेंट दी गई हैं, ये हमारी राइट है एंड हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। जर्मन मूल के जोहानिस गुटेनबर्ग ने पहले छापे खाने का निर्माण कब किया जहां उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रांतियां छापी? तो आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पहला छापाखाना कहां पे खोला गया था? तो जर्मनी में। किसके द्वारा खोला गया था बच्चों? जोहानिस गुटेनबर्ग के द्वारा। और जब ये खोला गया था तो सबसे पहले यहाँ पे क्या छापा गया था? तो बाइबल छापा गया था। कितनी प्रांतियां इसकी छापी गई थी? तो 150 प्रांतियां छापी गई। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में आपके घुमा फिरा के बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। अब हमें यह पता करना है कि जर्मन मूल के जोहानिस गुटेनबर्ग ने ये जो सबसे पहला छापाखाना खोला जिसमें बाइबल की 150 प्रांतियां सबसे पहले छपे, ये कब हुआ था? 85 में 1400 या फिर 1455, 1450 या फिर 65 में हुआ था। ठीक है, एक्यूरेट अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1455 में हुआ था। ठीक है, ओके। जोहानिस गुटेनबर्ग ऑफ जर्मन origin built the first printing press where 150 copies of the Bible were printed in his workshop, that is in 1455 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, चीन का जनवादी गणतंत्र के रूप में चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना कब की? ध्यान से समझिएगा, एक ही साथ दो चीजें हैं कि अगर आपसे पूछा जाए चीन में जो जनवादी गणतंत्र था ये कब स्थापित हुआ था, या फिर चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना कब की थी? 1940, 47, 49 या 47? तो राइट आंसर है इसका 1949 में की थी। कब की थी? 1949 में। ठीक है, व्हेन डिड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चियांग काई शेक एस्टैब्लिश्ड द रिपब्लिक चाइना इन ताइवान? दैट इज इन 1949। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से भाई, एकदम बढ़िया प्रश्न है और कई बार आया हुआ भी है
और ये प्रश्न आपके वो जो क्या कहते हैं नीले नीले जैसे होते हैं ना चैप्टर की शुरुआत में, वहां से है। नहीं, ये वाला नहीं है, आगे आएगा वो है। बेसिकली ये तो टॉपिक सही है। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी। 15वीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 1401 से लेके 1499 तक, और 16वीं शताब्दी की शुरुआती यानी कि हम कह सकते हैं कि 1501 के आसपास तक, 1500 से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में जो उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालय थे, यहाँ पे जो विद्वान वगैरह हुआ करते थे, ये किन विचारों की ओर आकर्षित हुए? क्या ये साम्यवादी विचार उस समय ज्यादा चलते नहीं थे? ईसाई विचार, इसलिए ये हो सकता है। पूंजीवाद विचार ज्यादा चलते नहीं थे। फिर आते हैं मानवतावादी, तो ईसाईवादी या फिर मानवतावादी, इसमें से एक ही हो सकता है। तो वहां पे ज्यादातर जो विचार फैले थे, जिसके आकर्षित हुए थे, वो थे मानवतावादी विचार। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में In the 15th and early 16th century, many scholars from the universities of Northern Europe were attracted to the ideas of human thoughts, humanistic thoughts. Okay. अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। अभिकथन हमारा कहता है बच्चों कि यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है कि यूरोप वासी जो थे, इनके लिए मेसोपोटामिया इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता था क्योंकि इनका एक जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट का यहाँ पे संदर्भ किया गया, इसीलिए इनके लिए मेसोपोटामिया बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। कारण क्या है? उदाहरण के लिए ये बताया गया है कि ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, तो इसमें एक शब्द आया है बच्चों, शिमार। शिमार का अर्थ होता है सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि। तो इसीलिए ये लोग इसको इंपॉर्टेंस मानते हैं, किनको? मेसोपोटामिया। तो यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है। दैट मींस ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है आप सभी को? ओके, अब असेसन की बात कर लेते हैं। तो असेसन ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे बेसिकली बहुत ही छोटा सा प्रश्न लेकिन अच्छा है। अभिकथन हमारा ये कहता है कि 1861 और 1865 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच में युद्ध हुआ। बिल्कुल ठीक है भाई, कि कुछ ऐसे लोग थे जो दास प्रथा चलाना चाहते थे, कुछ नहीं चलाना चाहते थे। इसके बीच में जो चलाना चाहते थे और नहीं चाहते थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ 61 और 65 में। कारण क्या हुआ कि दासता विरोधियों की जीत हो गई और दासता पूरी तरीके से खत्म हो गई। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका वगैरह के, वहां पे थोड़ी बहुत ये देखी जा सकती थी। ठीक है, मतलब कि दोनों ही बातें हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी एकदम सही है। ठीक है, तो असेसन ठीक है हमारा, रीजन भी ठीक है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। किसने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में ना जाए? यानी कि ऐसा इनमें से कौन सा व्यक्ति है? क्या वो गैलीलियो है, क्या वो कॉन्स्टेंटाइन है, या फिर गैलिनस है, जिसने सेनेटरों को सेवा करने अथवा मतलब सेनेटर जो थे, इनको सेना में सेवा करने के लिए और साथ ही उन तक पहुंचने के लिए पाबंदी लगा रखी थी। ठीक है, ताकि साम्राज्य जो है उसके इस राजा के नियंत्रण में बना रहे। तो वो कौन सा व्यक्ति था? गैलीलियो था, कॉन्स्टेंटाइन या फिर गैलिनस था? ठीक है, तो वो कौन सा था बच्चों? गैलिनस। कौन सा? गैलिनस। Who banned senators from serving in the army or having access to it so that they could not control the empire, that is Gallienus. Okay, now ये प्रश्न एक तरीके से आप ये कह सकते हो, और ये आपकी जनरल नॉलेज के भी संबंध में। ठीक है, कि ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नए देश यानी कि स्वतंत्र देश की जो मान्यता थी, वो कब दी इसने? ब्रिटेन ने अमेरिका को 1783 में, 85, 89 या फिर 81 में। तो ये दी थी बच्चों इसने 1781 में। ठीक है, ब्रिटेन रिकॉग्नाइज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन दी 1781। ओके, नाउ एक और आ जाता है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी कथन दिए गए, इस आधार पे हमें चयन करना है। देखिए कथन क्या है कि सबसे पहले जो पेपायरस था, ये एक पौधा होता है सरकंडे के जैसा। बिल्कुल ठीक है, पेपायरस क्या है? एक सरकंडे जैसा पौधा है। यह मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था, ये भी बिल्कुल ठीक है, और इसी से ही लेखन सामग्री भी तैयार की जाती थी। मतलब भाई कथनों के बारे में हमारे ये तीनों के तीनों ही कथन सही है। पेपायरस क्या होता है?
सरकंडी जैसा पौधा होता है जो कि मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था और इसी से लेकर सामग्री तैयार की जाती है। यानी कि हमारा ए वाला जो ऑप्शन है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे राइट है। ठीक है, अब इसी तरीके से इंग्लिश में हो जाएगा आपका, ये तीनों ही राइट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान देंगे। किस इतिहासकार ने रेनेशा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पुनर्जन्म, या फिर हिंदी में कहें तो पुनर्जागरण। तो किस व्यक्ति ने या फिर किस इतिहासकार ने रेनेशा शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है? किस व्यक्ति ने नहीं बल्कि किस समय के इतिहासकार होना है। क्या ये 18वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, 19वीं की थे, 7वीं की थे या फिर 16वीं के थे, जिन्होंने रेनेशा शब्द का उपयोग किया था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, या फिर हिंदी में कहें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण। ठीक है, तो ये किस समय के इतिहासकारों ने किया था? 19वीं सदी के। कब बच्चों? 19वीं सदी के इतिहासकारों ने। ठीक है, विच हिस्टोरियंस यूज द वर्ड रेनेसांस, लिटरेसी मीनिंग है रिबर्थ, या फिर रेनेसांस हिंदी दैट इज दे डिस्क्राइब द कल्चरल चेंजेस ऑफ दिस दैट पीरियड 19th सेंचुरी। ठीक है, अब आता है 15वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में कब सोने के कुछ चिन्ह मिले जिसने गोल्ड रश को जन्म दिया? यानी कि आपको सिंपल सा क्या बताना है, गोल्ड रश की जो परिघटना थी वो कब हुई थी? 1842, 49, 40 या 48 में। तो ये हुई थी बच्चों 1840 में। कब हुई थी? 1840 में। When were some signs of gold found in California, USA, which gave rise to the gold rush in 1840? Okay, and now question number 14, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है कि डैश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रदेश है, एशिया प्रदेश, अमेरिका, ईसाइयों से अरब प्रदेश, जहां से ये जो इस्लाम शुरू हुआ था इसको प्राचीन विश्व की इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। तो ये कहां से शुरू हुआ था बच्चों? ये अरब प्रदेश से शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अरब प्रदेश से शुरू हुए इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास में क्या कहा जाता है? तो इसको राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है ना, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The expansion of Islam starting in the Indus has been called the greatest political revolution in ancient world history, Arab territories. ठीक है, अरब टेरिटरीज। नाउ 17 क्वेश्चन आ चुका है आपका, एक बार फिर से कथन वाला, देखते हैं क्या कथन है इसमें। कथन दिया गया बच्चों कि जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जापान में चावल ही एक सबसे बुनियादी फसल मानी जाती है। बिल्कुल भी ठीक है। जापान में जो मछली होती है ये प्रोटीन का इनके लिए सबसे अच्छा स्रोत होती है। बिल्कुल ठीक है। जापान में कच्ची मछली यानी जिसे साशिमी बोलते हैं या सुशी, ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जापान के परंपराओं के बारे में, पशुपालन ना होना, चावल बुनियादी फसल होना, प्रोटीन का मुख्य स्रोत मछली जिसमें साशिमी या सुशी की बात करना, तो ये सभी जो बातें हैं ये सभी हमारी राइट हैं। ठीक है भाई, मतलब कि हमारा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापान में किसकी परंपरा नहीं है? तो पशुपालन की। जापान की बुनियादी फसल क्या है? तो चावल है। जापान में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो क्या है? मछली होती है। ये इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग से आ सकता है। ठीक है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जापान के बारे में ये सारी के सारी स्टेटमेंट्स हमारी राइट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। कब किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है? सिंपल सा मैं क्या बताना है कि पहले जो किलेबंदियां हुआ करती थी वो नॉर्मली होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उनका रक्षा के मामले में बहुत अच्छे से उपयोग किया जाने लगा, जिसे आज हम एक चीन की महान दीवार के रूप में जानते हैं। तो ये किस समय परिवर्तन हुआ था? 8वीं शताब्दी में, 3वीं में, 16वीं या फिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में? ये ईसा पूर्व यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? ये थी बच्चों 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो चीन की महान दीवार का रक्षात्मक रूप कब दिया गया इसको? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो जाता है। व्हेन दी fortifications were integrated into the common defensive structure known today as the Great Wall of China in third century BC। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका जो तीसरा पुत्र है डैश उसको उत्तराधिकारी होगा और वही महान खान की उपाधि से दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों कि महान खान की जो उपाधि थी ये चंगेज खान के किस बेटे को दी गई थी? ये पूछा जा सकता है। चंगेज खान का तीसरा पुत्र कौन था? ये पूछा जा सकता है।
चंगेज खान का तीसरा उत्तराधिकारी कौन था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है, टेरानुलिशियस है, ओगोदोई है, योसुजेई है, या फिर बोधिचिकेते। क्या नाम है उस बंदे का? इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है ओगोदेई। क्या नाम था उसका? ओगोदेई नाम था। ठीक है, ये जो से उनके पिता का नाम है, और बोधिचिकेते कुछ और ही बात है, वो याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर जो है वो ओगोदेई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे। चंगेज खान इंडिकेटेड दैट हिज थर्ड सन वुड बी हिज सक्सेसर एंड वुड बी गिवन द टाइटल ऑफ ग्रेट खान ओगोदोई। ठीक है, अगला, इंग्लैंड में और फ्रांस के मध्य में जो 100 वर्षीय युद्ध हुआ था, ये कब से कब तक चला था? ठीक है, तो कई बच्चों को यहाँ पे आंसर में पता है क्या राइट लगेगा कि 1302 से 1402 की, यहाँ पे टोटल 100 वर्ष खत्म हो रहे हैं इसीलिए, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपकी किताब में आंसर दिया गया है 1338 से 1461 तक। ठीक है, इसको इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में 100 वर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, एंड when did the 100th years war take place between England and France? 1338 1465। ओके, अब ये जो 21वां क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट होंगे। जैसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, कि लगभग 2600 ईसा पूर्व जो वर्ड थे वो कीलाकाल लिपि का यहाँ पे उपयोग होने लगा था, यानी 2600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में कीलाकाल लिपि का विकास हुआ। बिल्कुल ठीक है। लगभग 2400 ईसा पूर्व सुमेरियन का जो स्थान था भाषा का मेसोपोटामिया में, वो किसने ले लिया था? अक्कदी भाषा ने उसका स्थान ले लिया था। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा क्या है कि 2370 ईसा पूर्व सारगोन यानी कि ये अक्कद सम्राट बन गए थे। तो मतलब कि यहाँ पे तीनों ही चीजें, कीलाकाल लिपि का विकास 2600 ईसा पूर्व, सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग 2400 ईसा पूर्व, सारगोन का जो सारगोन था ये अक्कद सम्राट बन जाता है 2370 ईसा पूर्व। ये सभी सही है क्या बच्चों? तो ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या भाई? और यहाँ पे इंग्लिश में देख लेंगे तो आपका ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा सेक्शन बी आएगा, बट बी सेक्शन आने से पहले आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि 21 में से टोटल आपने कितने जो एमसीक्यू हैं इनका आंसर राइट दिया। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई बच्चों ने कितना आंसर दिया। ठीक है, अब सभी बच्चे मुझे बताना जरूर। ठीक है, ये ड्राइंग में बता दी ऐसी, बाकी का मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने टोटल मार्क्स आए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सेक्शन नंबर बी के बारे में। ओके बच्चों, तो सेक्शन नंबर बी में मैं आपको कंप्लीटली पहले समझा देता हूँ क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे। तो इसमें 3-3 नंबर के टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब इन 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 22 जो रहेगा इसमें आपको एक चॉइस मिलेगी, और आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो रहेगा इसमें आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि शुरुआत का 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आखिरी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आपको चॉइस मिलने वाली। ठीक है बच्चों, समझ गए आप सभी? चलिए शुरुआत करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन 3 नंबर के। सेक्शन बी है हमारा, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? 22 क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मंगोलों का सैनिक प्रबंधन उनकी ताकत का एक अद्वितीय रूप था, स्पष्ट कीजिए। यानी कि मंगोलों का जो सैनिक प्रबंधन था ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही विशेषता इनकी ऐसी थी जिसकी वजह से इनकी ताकत और ज्यादा मजबूत थी। आप ये कैसे कह सकते हैं? तो हमें इसकी विशेषता यहाँ पे बतानी है। ठीक है, आइए विशेषता समझते हैं। बहुत ही सिंपल सी है, एकदम छोटी छोटी नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, मंगोल सैनिक जो थे इसमें प्रत्येक सदस्य पूर्ण तरीके से स्वस्थ होता था, वयस्क होता था, और हथियार बंद एक घुड़सवार भी हुआ करता था। ठीक है ना, यानी कि जो भी सैनिक होते थे वो हट्टे कट्टे, मोटे ताजे और हथियार बंद घुड़सवार हुआ करते थे। ठीक है, सेना में विभिन्न जातियों के लोग संगठित थे, जिससे कि समाज में कोई भी जाति ऐसा ना महसूस करे कि हमारा जो राजा है वो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। इसीलिए विभिन्न जातियों के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, उनकी सेना में तुर्की मूल के राइट मूल के जो सैनिक थे, लोग थे, वो भी शामिल हुआ करते थे। ठीक है, उनकी सेना में स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई, यानी कि स्टेपी क्षेत्र की एक वो युद्ध प्रणाली होती है जिसे हम बोलते हैं दशमलव प्रणाली। तो ये भी मंगोलों ने अपनाई हुई थी, जिसकी वजह से ये और ताकतवर बने हुए थे। ठीक है, मंगोलिया जनजातीय समूहों को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में व्यक्त किया गया, यानी कि जो मंगोलिया जनजातीय समूह है और अनदर जनजातीय समूह थे, उनके बीच में उनको विभाजित कर दिया गया कि आप ऐसा काम करेंगे, आप ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि काम बट गया सभी का, और सैनिक प्रबंधन अच्छे से हो पाया। तकरीबन 10,000 सैनिक थे एक इकाई में, एक इकाई में कम से कम 10,000 सैनिक हुआ करते थे। और सोचो कई सैकड़ों इकाइयां हुआ करती होगी, तो लाखों सैनिक थे पास में। ठीक है भाई, तो यही है मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की कुछ
विशेषताएं। ठीक है बच्चों, अथवा में देखिए क्या है, चंगेज खान के पश्चात इसके वंशजों की उपलब्धियां लिखी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका 8 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन मैंने 3 में आता ज्यादातर, तो इसीलिए मैंने इसको 3 में लिया है। देखते हैं, चंगेज खान के वंशज यानी कि चंगेज खान के बाद में उनके बेटा जैसे तेमजिन था, तीसरा पुत्र ओगोदई, इस तरीके से उनके जो बाकी के वंशज थे वो कैसे आगे बढ़े, इसका हमें बताना है। ठीक है, तो मंगोल शासकों ने सब जातियों और धर्म के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया था। जैसे चंगेज खान था, इसने भी जो मंगोल शासक थे जितने भी, या चंगेज खान वटेवर कह सकते हो, इन्होंने विभिन्न जातियों के धर्मों को लोगों को अपने में अपनी सेना में शामिल किया था। तो ठीक इनके वंशजों ने भी यही किया था। इनका शासन बहुजातीय है, बहुभाषी, बहुधार्मिक, जिनको अपने बहुविध संविधान का कोई भय नहीं था। यानी कि इनका जो पूरा का पूरा शासन था, इसमें बहुत ही ज्यादा भाषा को मानने वाले लोग, बहुत धर्मों को मानने वाले लोग, बहुत अलग जाति की संस्कृति को मानने वाले लोग थे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चंगेज खान ने भी इसको बनाए रखा, साथ ही इसके जो वंशज थे उन्होंने भी इसे बनाए रखा था। ठीक है, साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उनके समुदाय में बटे हुए लोगों का एक प्रसंग बनाया गया था। यानी कि साम्राज्य को और मजबूत बनाते हुए इनके वंशजों ने क्या किया था कि अनेक समुदाय को, लोगों को बटे हुए जो थे ऑलरेडी, उनका एक परिसंघ बना दिया, छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए थे, उनका एक परिसंघ बना दिया। ठीक है, साथ ही अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित किया गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। यानी कि मंगोल संस्थापक चंगेज खान, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था, इसने जो अपने विचार दिए थे वही विचार जाके इनके आगे के जो वंश थे उन्होंने फॉलो किए थे। उन्होंने विभिन्न मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया था। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्म और आस्थाओं में संबंध रखने वाले थे, जैसे शमन, बौद्ध, ईसाई, अंततः इस्लाम को मानने वाले, जबकि उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तित्व का मत कभी नहीं थोपे। यानी कि पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चंगेज खान ने जिस तरीके से अपनी सैनिक उपलब्धियां रखी, ठीक है, जिस तरीके से साम्राज्य को मजबूत रखा, वही प्रक्रिया इनके वंशजों ने भी अपनाए रखी। बस यही चीज सिंपल से, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन। अब हमारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, भी आपको समझाऊंगा। पहले इंग्लिश में देख लेंगे। द मिलिट्री मैनेजमेंट ऑफ मंगोल्स वाज यूनिक फ्रॉम देयर स्टैंड्स मेक इट, ठीक है ना। तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन है, आप इसे पढ़िए, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। एंड उसके बाद में आफ्टर चंगेज खान राइट द अचीवमेंट्स ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स, इंग्लिश में थोड़ा हाथ ढीला एक तरीके से, ठीक है ना, डिस्कंटेंटेंट्स ऑफ चंगेज खान। तो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे इसको, बाकी का इजीली यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब आ जाता है हमारा बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये कहता है बच्चों कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो भौगोलिक स्थिति, आपको इसका वर्णन करते हुए दो नदियों के महत्व को समझना है। यानी कि आपको क्या करना है, एक दो जो विशेषता है वो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति की बतानी है, और साथ ही जो यहाँ पे दो नदियां थी दजला और फरात, इनके महत्व को 2 से 4 लाइन में आपको बताना है। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति कैसी थी, यहाँ पे हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हुआ करती, ठीक है, स्वच्छ झरने होते थे, यहाँ पे जंगली फूल वगैरह मिल जाते थे, स्टेपी घास के मैदान भी हुआ करते थे। यानी कि एक ही लाइन में आपको बहुत सी जो विशेषता है भौगोलिक वो पता चलेंगी। जैसे हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं थी, स्वच्छ झरने हुआ करते थे, जंगली फूल यहाँ से एकत्र किए जा सकते थे, और स्टेपी घास के मैदान हुआ करते। ठीक है, एक के बारे में समझ में आ गई। अब बारी आती है दजला और फरात नदियों के महत्व की। तो ये दजला और फरात नदियां मेसोपोटामिया के जो पहाड़ी प्रदेश थे, इनके लिए परिवहन का एक बहुत ही अच्छा साधन हुआ करते थे। ठीक है, अब ये जो नदियां थी ये मिट्टी को बहुत ही अच्छा उपजाऊ बनाती थी, जिससे कि कृषि वगैरह मेसोपोटामियाई लोग अच्छे से कर लिया करते थे। ठीक है, अब इनसे निकलने वाली जलधारा, यानी कि इनसे होता है नदियों से छोटी छोटी आप जलधारा निकाल सकते हो, तो इनसे सिंचाई कर ली जाती थी बड़ी बड़ी फसलों की, जैसे गेहूं, जौ, मटर, मसूर, इन सभी की। ठीक है, और साथ ही इसमें जो फरात नदी थी ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इसे विश्व मार्ग के रूप में जाना जाने लगा था, क्योंकि भाई इससे ज्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया का इसी नदी के माध्यम से हुआ करता था। ठीक है, जहां ये नदियां अगर गलती से पानी नहीं पहुंचाती तो वहां पे सूखा पड़ जाता था, और जहां अधिक पहुंचा देते तो वहां पे बाढ़ आ जाती थी। ठीक है ना, तो यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए, व्यापार के लिए, फसलों के लिए, परिवहन के लिए, बहुत चीजों के लिए ये दजला और फरात नदियां इंपॉर्टेंस देती थी। ठीक है भाई, आगे समझे अच्छे तरीके से आप सभी को। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था, अभी आप समझ गए होंगे। उसके बाद में इंग्लिश में देख लेंगे आप,
एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टू रिवर्स दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन ज्योग्राफिकल लोकेशन। आंसर लिखेंगे आप इस तरीके से और आपके सामने ये पॉइंट यहाँ पे अच्छी तरीके से आ जाता है। ठीक है बच्चों, बाकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल का वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण का वर्णन कीजिए, या फिर रोमन साम्राज्य के जिन दो आरंभिक चरणों में बांटा जा सकता है उसका वर्णन कीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल को दो चरणों में बांटते हैं, एक होता है पूर्ववर्ती काल और एक होता है परवर्ती काल, यानी कि चरण बेसिकली हम कह सकते हैं। तो देखो हुआ क्या था, हुआ ये था कि तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक संपूर्ण अवधि को कहा जाता है पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि को कहा जाता है परवर्ती साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य भी इन्हीं दौरान फल फूला था। सरकार की एक साझी प्रणाली के द्वारा एक साथ कई क्षेत्र तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला ये रूप था। कौन? रोमन साम्राज्य। कैसा? सरकार की एक साझी प्रणाली और कई क्षेत्रों की संस्कृतियों का मिला जुला रूप। ठीक है, भाषा कैसी थी? ये जो रोमन साम्राज्य लोग हुआ करते थे, भाषा कैसी बोलते थे? तो रोमन साम्राज्य में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, अनेक भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, लेकिन रोमन साम्राज्य में जो प्रशासन यानी कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो या तो लातिनी होती थी या तो यूनानी, इन दोनों ही भाषा का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और जो लोग भी रोमन साम्राज्य की सीमा के अंदर रहते थे वे सभी एकमात्र शासक यानी कि एक ही सम्राट के राजा हुआ करते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि रोमन साम्राज्य को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया, अलग राजा जाते थे, नहीं, पूरे साम्राज्य का एक ही राजा हुआ करता था। ठीक है, और वे चाहे कहीं पर भी रहें, कोई भी भाषा बोले, लेकिन वो कहलाएंगे क्या? एक ही राजा की प्रजा कहलाएंगे। ये चीज हुआ करती है। ठीक है, अब इसके बारे में आप चाहें तो अपनी तरफ से एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। मेनली आपका आंसर 3 नंबर में बस इतना ही है। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द अर्ली पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर। तो अर्ली पीरियड यानी कि रोमन एम्पायर के बारे में आप यहाँ से पढ़िए सारी की सारी चीजें, इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप के विज्ञान, सॉरी 5th नहीं 25th है बेसिकली, यूरोप के विज्ञान और दर्शन में अरबियों के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी कि यूरोप में जो विज्ञान और दर्शन तेजी से बढ़ा, इसमें अरब के जो लोग थे उसके आपको एक दो उदाहरण दे दें। ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखो, अरबी भाषा में प्लेटो और अरस्तु ये कहलाते थे, जिसमें अरबी भाषा में प्लेटो को बोलते हैं अफलातून और अरस्तु को बोलते हैं एरिस्टोटल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्लेटो का मतलब क्या है अरबी भाषा में, तो अफलातून बोलते हैं। अरस्तु का क्या मतलब होता है अरबी में, तो इसको एरिस्टोटल बोलते हैं। ये कहां से थे? मतलब कि अरबी भाषा में इनका शब्द है बेसिक। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने इनके अनुवादित ग्रंथों को पढ़ा। किनके? प्लेटो और अरस्तु के, जिसके लिए ये अरब के अनुवादकों को महत्वपूर्ण माना करते थे। यानी कि जब प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये उन लोगों को इंपॉर्टेंस देते थे जो अरबी भाषा में इनको समझाया करते थे। ठीक है, ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञानों के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, औषधि विज्ञान के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में संबंधित होते थे। इसीलिए मेसोपोटामिया नहीं, ये जो यूरोप था, यहाँ पे विज्ञान और दर्शन तेजी से बढ़ा था। ठीक है, टोलोमी के आलम ज्येष्ठ खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ये टोलेमी इनका एक खगोल शास्त्र का ग्रंथ है जिसके बोलते हैं आलम ज्येष्ठ। ठीक है, इन्होंने तकरीबन 140 साल पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया और इसे बाद में अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो इस तरीके से ये भी जो यूनान से आया था अब वो अरबी में यूरोप में फैलने लगा था। ठीक है, बाद में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच में संबंध को दर्शाता था, ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे यूनानी भी बसे, यहाँ पे लातिनी भी बसे, यहाँ पे अन्य लोग भी बसे, और ऐसे यहाँ पे ये जो है वो बढ़ता चला। क्या बढ़ता चला गया? यूरोप में विज्ञान और दर्शन का महत्व। ठीक है, अब देखिए पांचवा दिया हुआ है बच्चों कि हकीम इब्न सीना, लातिनी भाषा में एविसिना, अल राजी आदि, इन्होंने अच्छा योगदान दिया था अरब में ये जो विज्ञान और दर्शन था इसको फैलाने के लिए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, 25वां। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ से देख लेंगे, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबियंस इन द साइंस एंड फिजिकोलॉजी ऑफ यूरोप। तो यूरोप में कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था उसके बारे में ये 5 मिनट आपके सामने आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 26,
इस्लाम की वास्तुकला की विशेषता लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, इस्लामी वास्तुकला की विशेषता। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, देखते हैं क्या है। सबसे पहली, इस्लामी वास्तुकला ने इमारतें, भवनों व मस्जिदों की सजावट के लिए ज्यामितीय नक्शों और पत्थर की पच्चीकारी का काम का सहारा लिया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इस्लामी वास्तुकला में कैसे सजावट होती थी, तो ये कैसी होती थी, ज्यामितीय नक्शों के आधार पे। क्या क्या बनता था इसमें, इसमें इमारतें शामिल होती थी, इसमें भवन शामिल होते थे, मस्जिदों की सजावट शामिल हुआ करती थी। ठीक है, इस्लामी वास्तुकला में इनकी जितने भी धार्मिक इस्लामी जो इमारतें हुआ करती थी, ये इनका सबसे बड़ा प्रतीक थी, जैसे गिरजाघर वगैरह। ठीक है, स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक मस्जिदों, तीर्थ स्थलों और मकबरों में एक ही जैसा मूल डिजाइन होता था, जिसमें सबसे पहले, चाहे आप इस्लाम धर्म के मध्य एशिया से लेकर अन्य की बात करें स्पेन तक, चाहे कोई सी मस्जिद हो, कोई सा भी तीर्थ स्थल हो, कोई भी मकबरा हो, वहां पे एक तो मेहराब आपको देखने को मिलेगी नॉर्मली, एक गुम्बद देखने को मिलेगा, मीनार देखने को मिलेगी और खुले आंगन दिखाई देखने को मिलेंगे। और मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक जरूरतों को यहाँ पे ये दर्शाते, इसके लिए बनाए गए थे। ठीक है, विशाल भवनों में वल्ब के आकार के गुंबद होते थे, छोटी छोटी मीनारें होती थी, घोड़ों के खुरों के आकार के मेहराब हुआ करते थे, मरोड़दार यानी कि घुमावदार खंभे हुआ करते थे, जो कि लोगों को आश्चर्यचकित करते थे। ठीक है, अभी के टाइम पे आप 3D एनिमेशन देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अभी से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ऐसा हुआ होगा? नहीं। तो वहां की जब आप उन चीजों को देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज के जो बिल्डर्स हैं वो भी ऐसी चीजें नहीं बना सकते। ठीक है, ऊंची मीनारें और खुले आंगन का प्रयोग इस्लामी वास्तुकला के भवनों में नजर आता है। सिंपल सा, क्या भाई? तो ये इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता क्या क्या है? इस्लामी वास्तुकला में इमारतें, भवनों, मस्जिदों को सजाने के लिए कैसा उपयोग किया जाता था? ज्यामितीय नक्शों का। ठीक है, या फिर पत्थर में पच्चीकारी का। धार्मिक की जो इमारतें हैं इस्लाम धर्म की, ये इनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती है। और जो भी स्पेन से लेकर मध्य एशिया तक जितनी भी मस्जिदें हैं, 30 मकबरे हैं, उनमें एक ही तरीके की डिजाइन होती थी, जिसे मेहराब, गुंबद, मीनार, खुले आंगन ये कहते थे। ठीक है, हर एक भवन में एक बल्ब के आकार का गुंबद होता था, छोटी मीनार होती थी, घोड़े खुरे के आकार का यानी कि मरोड़दार एक आश्चर्यचकित करने वाले खंभा हुआ करता था। ये सारी चीजें इसकी विशेषता है। ठीक है, तो 2 बार समझा दिया एक ही बार में। आई होप आप समझ गए अच्छी तरीके से। अब बारी आती है इंग्लिश मीडियम में। देखेंगे राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लाम आर्किटेक्चर। तो क्या क्या है इसके बारे में आप यहाँ पे इजीली इन सभी को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में 27 आ जाएगा बच्चों, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन। सबसे पहला है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के व्यापार का वर्णन कीजिए। भाई, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का व्यापार कैसा था, इसके बारे में समझाना है। तो छोटा सा प्रश्न है, अच्छे समझ जाओगे। देखो, उत्तरी अमेरिका और यूरोप का जो व्यापार था, यह शुरू हुआ था 17वीं शताब्दी के आसपास में। कैसे? क्योंकि 17वीं शताब्दी में ही यूरोपीय जो व्यापारी थे, ये उत्तरी अमेरिका पहुंचे खोज करते हुए। ठीक है, अब ये जितने भी उत्तरी अमेरिका के लोग थे, ये लोग मछली खाते थे, रोएदार खाल के व्यापार की। एक सेकेंड बेसिकली ये जो यूरोपीय लोग 17वीं शताब्दी में अमेरिका आए थे, ये लोग मछली के व्यापार के लिए और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और साथ ही ये लोग मछली के बदले, रोएदार खाल के बदले कैसा आदान प्रदान किया करते थे? कबीले के लोगों को कुछ मद्य वगैरह दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पे हस्तशिल्प का आदान प्रदान ये कौन करता था? कोई एक खास कबीला करता था। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान किया जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। यानी कि यूरोपीय लोग जो अमेरिका में आए थे, उत्तरी अमेरिका में, उन्होंने यूरोप में उन चीजों को भेजा जो यूरोप में नहीं मिलती थी ज्यादातर। ठीक है, यूरोपीय लोग, स्थानीय जो लोग हुआ करते थे, इन्हें कभी कभी कंबल दे देते थे, कभी लोहे के बर्तन दे देते थे, कभी शिकार के लिए बंदूकें दे देते थे, या फिर कभी शराब दे दिया करते थे। और जब से यूरोपीय लोगों ने इन जो उत्तरी अमेरिका के लोग थे, कबीलों के लोग, उनसे काम करवाने के लिए जैसे ही शराब देना शुरू किया, भाई ये लोग एक तरीके से ऐसे समझ लो इनकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ये शराब में दोस्त होकर काम करते रहते हैं, काम करते रहते, उन्हें पता ही नहीं था कितना काम कर दिया उन्होंने। ठीक है, और वो उस नशे में दोस्त होकर काम करते रहते थे। ठीक है, तो शराब की लत ने यूरोपीय लोगों को अमेरिकी लोगों पर व्यापार थोपने में मदद की। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। क्या भाई? तो इस तरीके से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के व्यापार में यूरोप विजयी होता है। उत्तरी अमेरिका केवल और केवल जो छोटे मोटे कबीले थे, ये यहाँ पे शराब पीते थे, इसीलिए ये सही नहीं हो पाए थे, ये सारी चीजें। ठीक है, अब पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है मूल निवासियों की परंपरा की विशेषताएं क्या है। तो भाई, मूल निवासियों की जो परंपराएं हैं, इसकी बहुत सी विशेषताएं। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। मूल निवासी के जो लोग थे, इनके पास बहुत जमीनें हुआ करती थी। ठीक है,
लेकिन ये कभी भी जमीन को लेके ये मुद्दा नहीं उठाते थे कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, क्योंकि इनको पता ही नहीं था इन सारी चीजों का कि जमीन का करना क्या है, आगे चल के क्या होगा इसका, ठीक है। इसीलिए वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते थे। क्यों भाई? क्योंकि उनके लिए सबसे मेन चीज थी भोजन, जो कि छोटी मोटी खेती कर लेते थे या शिकार कर लेते थे या कंदमूल एकत्र कर लेते थे, बस उनसे इनका काम हो जाता था। इसलिए चाहे इनके पास कितनी बीघा एकड़ जमीन पड़ी थी, इनको मतलब ही नहीं हुआ करता था, ठीक है। इनके लिए औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। इसीलिए इनके जरूरत का जो सामान था ये खरीदते कम थे, बल्कि उपहारों में ज्यादा मिल जाता था। कुछ ये लोग उपहार देते थे एक दूसरे को, कुछ ये अलग दूसरे लोग इन्हें दिया करते थे। तो यानी कि इनके बीच में अपनापन था, दोस्ती थी, औपचारिक संबंध था, उपहार आदान प्रदान हुआ करते छोटे मोटे त्योहारों पे, ठीक है। चीजें उन्हें खरीदने के बजाय उपहार के तौर पर ही मिल जाया करते। हालांकि यहाँ पे भाषाएं तो बहुत सी बोली जाती थी, लेकिन मूल निवासियों की कौन सी भाषा बोली जाती है इसके बारे में लिखा कुछ भी नहीं गया अभी तक, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात, ये मूल निवासी थे तो ये धरती को पढ़ सकते थे, यानी कि ये इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि कब तूफान आने वाला है, वर्षा कब होने वाली, भूकंप कब आने वाला है, जलवायु कब आने वाला, कब जलवायु कब चेंज होगी, मौसम कैसा होने वाला है। तो ये लोग धरती में और वातावरण में जो भी चेंजेस होते थे उसके हिसाब से पहले ही अनुमान लगा लेते। जैसे आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि टेलीस्कोप से हमारे जो मौसम विभाग के लोग होते हैं वो बता देते कि इस दिन बारिश हो सकती है, संभावना है। तो पहले लोग जो मूल निवासी होते थे वो खुद यही कर लिया करते थे, ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक समुदाय का नाम है होपी समुदाय। ये कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला एक आदिवासी था। ये अलग एक पॉइंट हो गया, ठीक है। बस याद रखना, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? होपी समुदाय। इस तरीके याद रख लेना इस बात को, हो सकता है कि आ जाए आपके पेपर में, ठीक है, एमसीक्यू में। तो मूल निवासियों के बीच में समझ में आ गया ना, उत्तरी अमेरिका के बीच का व्यापार की बात आ गई, ठीक है। मूल निवासियों के परंपरा की यहाँ पे बात आ गई, तो व्यापार कैसे था और मूल निवासियों की परंपरा कैसी थी इसके बारे में ये बातें आ गई, क्या भाई। अब बात करते हैं इंग्लिश में। डिस्क्राइब द बिजनेस ऑफ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो क्या यहाँ पे व्यापार था बेसिकली, यानी कि बिजनेस क्या था, ट्रेड कैसा यहाँ पे चलता था, उस बारे में ये पॉइंट आप पढ़िए, ठीक है। एंड देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिजिनल इनहेरिटेंस। तो क्या थी इसके बारे में, इन पॉइंट्स को आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ ओरिजिनल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंपल सी बात आ जाती है। तो 42 मिनट के अंदर हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अभी बच्चों हमारा बचेगा सेक्शन नंबर सी, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे आइडिया देता हूँ। अभी बचेगा हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें 8 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेक्शन बचेगा हमारा डी, जिसमें हमारे 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। फिर बचेगा सेक्शन नंबर हमारा ई, जिसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन। तो टोटल बात करें 24 + 12 + 5, यानी कि 4 2 6 6 5 11 3 1 4, टोटल 41 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे समझाई हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। देखिए, अगर आप सभी को रियलिटी में वाकई वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमारा ज्यादा और मोटिवेशन बढ़ेगा, नेक्स्ट लेवल में मोटिवेशन पहुंच जाएगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। तो आप ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है ना। और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी 11th की हिस्ट्री के पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। और जो मैंने आपसे पूछा था 22 में से कितने आपके मार्क्स आते हैं एमसीक्यू में, जरूर बताइएगा। बाकी कमेंट में आपका कोई सुझाव वगैरह है तो वो भी दे सकते हैं। अदरवाइज आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके हिस्ट्री के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।